हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंग एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट के एडवांटेजेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सुपरमार्केट जो है वो लार्ज रिटेल स्टोर है और इसमें बेनिफिट्स कंज्यूमर को क्या मिलता है कि कंज्यूमर के पास वाइडर चॉइस का ऑप्शन है, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होता है सुपरमार्केट में। जब कंज्यूमर सुपरमार्केट में विज़िट करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट उसके इनकम के अकॉर्डिंग होगा, उसके टेस्ट या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, कंज्यूमर वहाँ पर विज़िट करके उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, देन आफ्टर लार्ज टर्नओवर होता है सुपरमार्केट का, क्योंकि इसका जो वो बजट है, या हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो एक सुपरमार्केट है, एक लार्ज एरिया में बनाया जाता है, सेंट्रल लोकेटेड होता है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें रखा जाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर इस स्टोर में या सुपरमार्केट में विज़िट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके हिसाब का प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जो अर्निंग होगा इस सुपरमार्केट का या जो इसका टर्नओवर होगा वो ज़्यादा ही होगा। ओके, इसमें एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि नो बैड डेब्ट्स, इसमें नुकसान नहीं होता है। जैसे अदर्स रिटेलिंग स्टोर में या अदर रिटेलर को नुकसान हो जाता है जब वो उधार पर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी क्रेडिट पर कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, और अगर उन्हें समय पर पैसा नहीं मिलता है कंज्यूमर के द्वारा, या कंज्यूमर कहीं चला जाता है या किसी और शहर में मूव ऑन हो जाता है, तो उनका जो पैसा है वो डूब जाता है। वो बार बार कस्टमर को बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कस्टमर उसे नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम बात सुपरमार्केट की करते हैं या सुपर बाज़ार की करते हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट का ऑप्शन या क्रेडिट का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सुपर बाज़ार को या सुपरमार्केट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो कैश में ही सेल आउट करता है। किसी भी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो कैश में ही करेगा, क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट एंड जीएसटी के बारे में। पहले हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ सुपरमार्केट क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, नो क्रेडिट। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट सेल टू कस्टमर। सुपर मार्केट में क्रेडिट का ऑप्शन कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं करवाया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये इसका डिमेरिट है, लेकिन हम लोगों ने इसके मेरिट्स में पढ़ा था कि इसके कारण अगर क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन सुपरमार्केट नहीं दे रहा है तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सुपरमार्केट को मिलेगा कि उसके पास कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं होगा। लेकिन ये उसका डिमेरिट भी बन जाता है, क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे कंज्यूमर्स रहते हैं। अब सारे कंज्यूमर्स का जो इनकम है वो तो सेम होगा नहीं, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का एवरेज है, किसी का बहुत कम है। अब सारे कस्टमर्स जो हैं या जो जितने भी पीपल सोसाइटी में रह रहे हैं उन लोगों को सरवाइव भी करना है और अपने एक्सपेंसेस को भी पूरा करना है। ओके, अब सुपरमार्केट जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी देता नहीं है, तो यहाँ पर वही कस्टमर विज़िट करते हैं जिनका इनकम जो है वो मैक्सिमम है या वो सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। तभी तो वो सुपरमार्केट में आकर के क्या करेंगे, कैश से परचेस करेंगे, क्योंकि सुपरमार्केट में यहाँ पर तो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन है नहीं। तो वैसे कस्टमर यहाँ पर जनरली विज़िट करेंगे जिनका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है या उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उनके पास पैसा है, वो आकर के सेल्स से परचेस कर रहे हैं कैश में। ओके, तो ये इसके लिए डीमेरिट बन जाता है। अब सोसाइटी में वैसे कंज्यूमर जिनका इनकम कम है फिर भी उन्हें अपने नेसेसिटी को पूरा करना है, तो फिर वो वैसे स्टोर में जाते हैं या वैसे रिटेलर के पास जाते हैं जहाँ से उनको क्रेडिट पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है या क्रेडिट पर वो लोग सर्विसेज को यूज़ कर लेते हैं।
हम लोगों ने जनरल स्टोर्स के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर वो एक रेसिडेंशियल एरिया में या एक लोकेलिटी में अपने बिजनेस को रन करता है, तो वो अपने कंज्यूमर को, वैसे कंज्यूमर जो लंबे समय से उसके पास आ रहे हैं, वो उन्हें क्रेडिट का ऑप्शन देता है। लेकिन सुपरमार्केट जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रल एरिया में लोकेटेड होता है। ओके, अगर सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है तो पूरे शहर के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। अब अगर ये हर किसी को क्रेडिट देने लगे तो इसका बिजनेस रन करना या सुपरमार्केट को रन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका ये डिमेरिट कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ पर्सनल टच। स्मॉल रिटेलिंग स्टोर में सेल्समैन भी अवेलेबल होता है और ऑनर खुद भी, जो स्टोर का ऑनर है, वो पर्सनली इंटरेक्ट करता है कंज्यूमर के साथ। वो उसे प्रोडक्ट निकाल करके देता है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करता है। तब अगर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो कंज्यूमर उसे परचेज कर लेता है। लेकिन सुपरमार्केट जो है वो बड़े पैमाने का बिजनेस है, यानी लार्ज बिल्डिंग में वो बिज़नेस को रन करना है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसमें स्टोर करना है। अब यहाँ पे जो ऑनर है या जो स्टोर का मालिक है, वो हर प्रोडक्ट को पर्सनल टच नहीं दे रहा है, या कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो हर एक कंज्यूमर के पास जा कर के उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा है। कंज्यूमर यहाँ पर विज़िट करते हैं और अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से या अपने इनकम के हिसाब से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके कैश काउंटर पर जा कर के उसका पेमेंट कर देते हैं। इसके बावजूद अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है या कोई क्यूरी है या वो उसको समझने में असमर्थ है, तो यहाँ पर देखा गया है कि या तो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है, या करता भी है तो वो उसको यूज़ करने में थोड़ा सा समझ नहीं पाता है या असमंजस में रहता है, जिसके कारण वो हो सकता है कि सेकंड टाइम वहाँ पर विज़िट ना करे। There are no salesman, the customer do not get personal attention। यहाँ पर कोई भी सेल्समैन अवेलेबल नहीं होता है, या सेल्समैन अवेलेबल होते भी हैं तो वो हर एक कस्टमर को इंटरटेन नहीं करते हैं, या वो हर एक कस्टमर को अटेंड नहीं करते हैं। जब भी कंज्यूमर के द्वारा किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो उन्हें सप्लाई कर देते हैं, लेकिन कब? जब कंज्यूमर उनके पास जाएगा या उन्हें कॉल करेगा। वो हर एक कंज्यूमर के पास जा कर के उन्हें हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करते हैं, तो ये एक डीमेरिट होता है। लेकिन एक छोटा सा रिटेलिंग स्टोर है जहाँ पर ऑनर जो है वो हर एक कस्टमर को इंटरटेन भी कर रहा है, उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, तो वैसे कस्टमर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें प्रोडक्ट का उतना नॉलेज नहीं है, या जिनके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रोडक्ट को वो अच्छे से यूज़ कर पाए, तो वैसे कंज्यूमर उस सुपरमार्केट में दोबारा विज़िट नहीं करेंगे, या उनको ये लगता है कि हमें हर एक चीज़ पूछना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों के कारण सुपर बाज़ार में हो सकता है नहीं जाए। तो ये इसका डीमेरिट हो जाता है, क्योंकि अगर ऑनर जो है या जो सेलर है वो कस्टमर को अच्छे से अटेंड नहीं करेगा, क्या कस्टमर अच्छा फील करेगा? नहीं करेगा। उसे तो यही लगेगा कि बस मैं जा रहा हूँ, प्रोडक्ट को लेकर के आ रहा हूँ, नो अदर इंफॉर्मेशन जो सेलर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, हाई कॉस्ट। सुपर बाज़ार हैज़ टू इस्टेब्लिश इन अ लार्ज बिल्डिंग। सुपर बाज़ार को कहाँ इस्टेब्लिश करना है? लार्ज बिल्डिंग में इस्टेब्लिश करना है। अब स्मॉल बिल्डिंग में या छोटे से स्टोर में हम सुपरमार्केट तो रन नहीं करवा सकते। हमें पता है कि सुपरमार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, अदर कंपनीज़ के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, या कोऑपरेटिव कंपनी या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ के प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटे से स्टोर में या छोटे से बिल्डिंग में इसको रन करेंगे तो ये अच्छे से रन नहीं हो पाएगा। जो एक पर्पस है किसका? सुपर बाज़ार का या सुपरमार्केट का जो पर्पस है वो स्मॉल स्टोर से या स्मॉल बिल्डिंग से हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हमने सुपर बाज़ार को रन करना है या इस्टेब्लिश करना है, सो सेलर को क्या चाहिए? लार्ज बिल्डिंग चाहिए, सिचुएटेड एट सेंट्रल प्लेस। और वो कहाँ सिचुएटेड होना चाहिए?
ऐसा तो है नहीं कि हम जिस एरिया से मान लेते कि ये हमारा शहर है, ओके। अब यहाँ पर अगर हमने सुपरमार्केट को इस्टेब्लिश किया और ये इस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, क्या यहाँ के कस्टमर यहाँ पर आना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर यही सुपर बाज़ार सेंट्रल एरिया में लोकेटेड होगा और वो सारे डिस्टेंस के लिए बराबर या सारे कस्टमर के लिए डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, तो मैक्सिमम कस्टमर जो है वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे। तो सेंट्रल प्लेस पर होगा, तो सेंट्रल प्लेस पर जब होगा तो यहाँ पर अगर किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया जाएगा तो उसका जो रेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी शहर के सेंट्रल पॉइंट में जा कर के या सेंट्रल प्लेस में जा कर के कोई बिजनेस करते हो या किसी बिल्डिंग को रेंट पर लेते हो या किसी स्टोर को रेंट पर लेते हो, तो उस वहाँ का जो रेंट होगा वो हाई होगा, ओके। तो एक तो लार्ज बिल्डिंग चाहिए, दूसरा ये कि सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड होना चाहिए या सिचुएटेड होना चाहिए। अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ गुड्स हैव टू बी केप्ट। प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, गुड्स का जो स्टॉक है, वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर हमारा बिल्डिंग बड़ा है, सेंट्रल प्लेस में है, तो हमें हर कस्टमर के टेस्ट को, प्रेफरेंस को ध्यान में रख करके सुपर बाज़ार में हर एक उस प्रोडक्ट को स्टोर करना होगा जो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जाता है। देयरफॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो इन सारी चीज़ों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? बहुत कम या बहुत ज़्यादा? सो द आंसर इज़ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूज होगा, क्योंकि केवल हम अगर बात करते लार्ज बिल्डिंग या सेंट्रल प्लेस पे, तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा खर्च हैं जब हम सुपर मार्केट या सुपर बाज़ार को इस्टेब्लिश करते हैं, ओके। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम एक सुपर बाज़ार को ईज़िली चला पाएंगे। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसके डीमेरिट्स में काउंट होते हैं। अब वैसे व्यापारी या वैसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या वैसे लोगों के लिए सुपर बाज़ार अच्छा होगा? नहीं होगा जी। जिनके पास इनकम उतना ज़्यादा नहीं है तो उनके लिए जनरल स्टोर्स या छोटे स्टोर्स ही काफ़ी है। लेकिन उनको ये है कि हमने सुपर बाज़ार इस्टेब्लिश करना है, तो सुपर मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए नंबर ऑफ़ थिंग्स या ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो हर एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। वैसे ही लोग पूरा कर सकते हैं जिनके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है या जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 वी हैव इज मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्ट को मिस हैंडल किया जाता है, यानी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को टच करके देखते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को रीड करते हैं, बट स्टिल वो लोग ऐसे होते हैं कि बस प्रोडक्ट को देखा और एज इट इज़ रख दिया, यानी जिस प्रकार से वहाँ पर रखा हुआ था उन्होंने वैसे ही प्रोडक्ट को दोबारा नहीं रखा। जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किए, या बहुत कीमती प्रोडक्ट है तो उसको बस एज इट इज़ रख दिया, जिसके कारण प्रोडक्ट को नुकसान होता है। सम कस्टमर मिस हैंडलिंग देम। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मिस हैंडल करते हैं, या मिस हैंडलिंग बाय देम एंड हैंडल देम केयरलेसली। ध्यान से नहीं करते हैं, ओके। अगर वो ध्यान से नहीं करते तो हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई नुकसान हो जाए, जिसके कारण किसका नुकसान होगा, तो सेलर का नुकसान होगा। विच में रिजल्ट इन स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट। जो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है या जो सेलर का प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। अब वैसे प्रोडक्ट जिसको बहुत सावधानी से, केयर के साथ उसको अच्छे से स्टोर में प्लेस करना है या उसके बारे में देखना है या पढ़ना है, तो कस्टमर अगर मिस हैंडल कर रहा है या केयरलेसली वो प्रोडक्ट को देख रहा है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को ख़राब कर दे, जिसके कारण जो लॉस होगा वो सेलर को होगा, क्योंकि वो तो वहाँ से दोबारा चला जाएगा या फिर दोबारा वो वहाँ पर विजिट नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड स्कोप। अ सुपर मार्केट इज़ नॉट सिचुएटेड फॉर गुड्स विच
requires personal attention of salesman। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है ऑनर के द्वारा, सेलर के द्वारा, सेल्समैन के द्वारा, ओके, जब तक वो प्रोडक्ट उनके पास होता है। हम लोगों ने देखा कि सुपरमार्केट बड़े से बिल्डिंग में रन हो रहा है, अलग अलग क्या है, शेल्फ है, तो शेल्फ पे सारा प्रोडक्ट स्टोर में अवेलेबल है। अब वैसे प्रोडक्ट जिनको बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वैसे प्रोडक्ट के लिए अगर सेल्समैन नहीं है या है भी तो बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, तो ये इसके लिए डिमेरिट बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज एंड टी फॉर टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST is designation based single tax applied to the manufacturer's supply of goods and services to the customer। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसे हम सिंगल टैक्स बोल सकते हैं। यानी एक टैक्स अगर आप पे करोगे, GST अगर आप पे करोगे तो आप इनडायरेक्टली बहुत सारे टैक्सेस को पे कर रहे हो। 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक GST लाया गया, ओके। ये कौन पे करेगा, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है, जो जिस पर ये एप्लीकेबल, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा या किसी भी सर्विस को वो प्रोवाइड करेगा। तो जब भी वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाएगा तो प्राइस तो उस पर होगा ही, प्लस उसमें क्या ऐड होगा, टैक्स ऐड होगा, ओके। सर्विसेज टू द कस्टमर, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं या कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स पे करेगा और एट द एंड जो उसे परचेस करेगा, जिन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, फिर उनके द्वारा भी पे करवाया जाएगा। तो फाइनली बर्डन तो हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर पर ही आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर भी उसको पे कर रहा है। इट हैज़ रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था या एप्लीकेबल किया गया था। बहुत 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करता है कौन, एक जीएसटी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बेस्ड सिंगल टैक्स अप्लाइड टू द मैन्युफैक्चरर्स फॉर गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करता है जीएसटी, ओके, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देयर बाय कन्वर्टिंग द कंट्री इनटू यूनिफाइड मार्केट, यानी पूरे देश के मार्केट को एक कर देना। यानी जहाँ पर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में या अलग अलग स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पर अलग टैक्स दे रहा है, तो जिसके कारण मैन्युफैक्चरर्स को भी दिक्कत होती है। जो सप्लायर्स गुड्स को सप्लाई करता है, कंज्यूमर तक रीच करवाता है, तो उससे पहले भी उसे टैक्सेस को पे करना होता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद एक जीएसटी पे कर देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पूरा मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई होगा वो टाइम पर हो पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे, इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से गुड्स का फ्लो जो है एक जगह से दूसरे जगह, यानी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, उन सारे स्टेट्स में हमारे गुड्स का जो सप्लाई है वो ईजिली हो पाएगा। हर स्टेट एक अपना टैक्स इम्पोज करता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो गुड्स का जो को सप्लाई करने में दिक्कतें आती हैं, वो सप्लाई करने में दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। कंट्री implemented the goods and services tax GST from 1 जुलाई 2017। अगर क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इम्प्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2017, ओके। नाउ वी हैव एडवांटेजेस, सम मेरिट्स पॉइंट ऑफ जीएसटी। रिडक्शन इन ओवरऑल बर्डन,
जो ओवरऑल बर्डन था किस पर था? मैन्युफैक्चरर्स पे था, क्योंकि वही है जो गुड्स को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या गुड्स या कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस प्रोवाइड करना या गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, इसके बदले भी उसे क्या पे करना पड़ता था? टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो टैक्सेस पे करने के लिए अब उसे ऑफिस टू ऑफिस जाना होता है, या अगर ऑनलाइन टैक्स पे कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करना होता है। हमने देखा कि इन 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया एक जीएसटी ने। तो पहले अदर जितने भी टैक्सेस थे तो उसको तो पे करना होता था। अब मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन पर ध्यान देगा या टैक्सेस पर ध्यान देगा? उसे तो दोनों पर ध्यान देना होगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम सिंगल टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या सिंगल टैक्स को इम्पोज करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स का जो बर्डन है, जो टैक्स पे करते हैं, उनका बर्डन कम हो जाएगा, है ना। तो रिडक्शन इन ओवरऑल बर्डन। अब उन्हें एक ही टैक्स पे करना है। अब उन्होंने एक बार एक टैक्स पे कर दिया और बाकी का समय वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, गुड्स की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। नो हिडन टैक्सेस, इसके अलावा कोई और टैक्सेस नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे देश के मार्केट को एक कर देना या अच्छे से पीसफुली उसको हैंडल करना, या पीसफुली वहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल की जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाएगा। किसके कारण? जीएसटी के कारण। अब अलग अलग जगह पे जा कर के अलग अलग टैक्स देने से तो बच गया। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, कस्टमर हैव टू हैव वाइडर चॉइस, कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अब कर पाएंगे। पहले केवल टैक्स के चक्कर में ही बहुत सारी एक्टिविटी को स्किप कर दिया जाता था मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या अदर लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके कारण क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, लोगों के पास रोज़गार आएगा, जॉब करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोटिंग इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसी भी ट्रेड को हम अगर बढ़ावा नहीं देंगे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं और इंडिया में इंटरनल ट्रेड हो रहा है तो इंटरनल ट्रेड कैसा हो रहा है, क्या क्या कमियां हैं उसमें, किस कमी के कारण हमें कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो एक बॉडी होना चाहिए, एक एसोसिएशन होना चाहिए जो ये देखे कि हमारे देश में अगर ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। मैन्युफैक्चरर्स अगर अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल कंज्यूमर को वैसी फैसिलिटी मिल नहीं पा रही है या वैसे प्रोडक्ट कस्टमर तक रीच नहीं कर पा रहे हैं जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है और जिससे उन्हें लाभ लेना है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या करता है? प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज, बिजनेस और इंडस्ट्रियल हाउसेज के जो एसोसिएशन है या इसको सेट किया गया, आर सेटअप टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट। इसको सेट करने का मेन कारण यही था कि हम क्या कर पाए? कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए। एंड गोल्स, कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स को पूरा करने के लिए इस एसोसिएशन को सेट किया गया। या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर चुनते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब जा कर के जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से रन हो पाता है। तो ये एक बिजनेस को अच्छे से रन करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनके द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो उनके द्वारा प्लानिंग किया जाता है,
जो उनके द्वारा एक कंपनी का या बिजनेस का जो गोल होता है उसको पूरा करने में हेल्प होता है। तो उसी प्रकार अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना या प्रोटेक्ट करना, कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करना या गोल्स को पूरा करना, तो ये कौन देखता है? चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखता है। फॉर एग्जाम्पल द एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन of Indian Industry and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में फिक्की भी बोलते हैं, FICCI। ओके, these association act as a catalyst in strengthening in internal trade। इंटरनल ट्रेड को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे और पावरफुल किया जाए, जो कमियां हैं, जो डीमेरिट्स है, उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, टू मेक इट अ वाइटल पार्ट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे हम और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कैसे अपने हर काम को हम इन अ बेटर वे परफॉर्म कर पाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज इंटरवेंशन। ओके, इंटरवेंशन आर मेनली द फॉलोइंग एरियाज। इंटरवेंशन कहाँ कहाँ किया गया, किस लिए किया गया? तो लेट्स सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है किस चीज़ का? गुड्स का हो रहा है, यानी एक स्टेट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टेट में सारे चीज़ अवेलेबल हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट को एक ही स्टेट में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसका रिक्वायरमेंट दूसरे स्टेट में नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक स्टेट में एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, तो उसका डिमांड जो है वो दूसरे स्टेट में भी होगा, तो वहाँ तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना है, ईजिली पहुँचाना है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुँचाना है, कस्टमर उससे संतुष्ट भी हो पाए। द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्प इन मेनी एक्टिविटीज़। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे कामों में कंसर्निंग इंटर स्टेट मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें वो क्या करता है? हेल्प करता है ऑफ गुड्स विच इंक्लूडेड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो एक तो ये होता है कि अगर उस स्टेट में जा रहा है क्या परमिशन है, क्या परमिट है या नहीं है, तो ये देखता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड रोड्स, अगर बनावा नहीं है तो उस पर ध्यान देना या गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ पर केंद्रित करना। गवर्नमेंट को ये बोलना कि देखिए इस स्टेट से इस स्टेट में अगर प्रोडक्ट जा रहा है, गुड्स जाएगा, तो यहाँ जो रोड का कंडीशन है, यहाँ जो हाईवे का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो डैट आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा रोड एंड हाईवे का। अगर रोड और हाईवे अच्छे से बना नहीं होगा, क्या हम किसी भी गुड्स को अच्छे से सप्लाई कर पाएंगे या उसके डेस्टिनेशन तक रीच करवा पाएंगे? तो नहीं करवा पाएंगे। तो डेस्टिनेशन तक रीच करवाने के लिए जो एरिया है, जो रोड या जो हाईवे है, उसका अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज लेबर लेजिस्लेशन। Labor legislation is helpful in running industry, maximizing production and generating employment. Labor legislation में ये देखना है कि एक तो कंपनी जो है वो बिना लेबर्स के या बिना एम्प्लॉय के अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो उसे ये देखना है कि हम इंडस्ट्री के काम में कैसे और लोगों को इंगेज करवा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और एट द सेम टाइम हम पीपल्स के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएंगे। ओके, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग ऑन इशू लाइक लेबर लॉज। लेबर पर लॉ लाया गया। अब अगर किसी कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो एक बॉडी होना चाहिए जो ये देखे कि उनके साथ वहाँ पर अन्याय नहीं हो रहा है। उनको जितना सैलरी का बात किया गया एटलीस्ट उतना सैलरी उन्हें मिल रहा है। जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में वो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट उनके लिए अच्छा है या नहीं है, क्या उनको हेल्थ को वहाँ इशू हो सकता है या अदर डिजीज़ का
का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों पर भी उन्हें ध्यान देता है। रिटेंचमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा, तो ये सारा कुछ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो लेबर लेजिस्लेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स के स्ट्रक्चर को एक जैसा करना, हार्मोनाइज करना, पीसफुली सारे लोग टैक्स को पे कर पाए और अपने अदर एक्टिविटीज़ को भी पूरा कर पाए। द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किससे इंटरैक्ट करता है, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करता है। ओके, तो गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करने के बाद इसने क्या किया, इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज जीएसटी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्टेट एज यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट अक्रॉस स्टेट्स एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोमोटिंग बैलेंस इन ट्रेड। बैलेंस ट्रेड को बैलेंस करना या बैलेंस इन ट्रेड तभी हो पाएगा जब हम हर जगह सेम टैक्स पे कर रहे हो या एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो जो हर जगह एक जैसा फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, वेट मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड्स। ओके, किस चीज़ से रोक करना, अगर वेट मेजर प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड का डुप्लीकेशन होना या फिर वेट वज़न में कमी आना या मेज़र ही कम करना है, तो इन सारी चीज़ों से रोकने का काम कौन करता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लॉज रिलेटिंग टू, लॉ बनाया गया है या लॉ नहीं था तो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया। लॉज रिलेटिंग टू वेट मेजर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को पूरा करना एज वेल एज द ट्रेडर्स, दोनों के ही इंटरेस्ट को पूरा करना। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडर्स ही होते हैं जो कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं या डुप्लीकेशन करते हैं, जनरली ये होता है, लेकिन कभी कभी न्यूज़ ये भी आता है कि कंज्यूमर के द्वारा गलत ब्लेम लगाया गया है या गलत रिपोर्ट लिखवाया गया है ताकि जो ट्रेडर है या जो सेलर है उससे वो कंपनसेशन अमाउंट ले पाए। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये देखा है कि कैसे हम दोनों के इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं, दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकते हैं। ओके, सो दैट वेट मेजर्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एज वेल एज द ट्रेडर्स, दोनों के इंटरेस्ट को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि ट्रेडर ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है या जो ट्रेडर ने जो प्रोडक्ट बनाया है या जो मैन्युफैक्चरर्स ने जिस प्रोडक्ट को बनाया गया तो उसको मार्केट में आने से पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, वेट है, मेज़र है, क्वालिटी है एंड अदर थिंग्स है, जिसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होता है और वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है। द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो किससे इंटरैक्ट करता है, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करता है। विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना या गवर्नमेंट के बिना कुछ कहे वो ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेता है कि बाद में कन्फ्लिक्ट हो जाए या डिस्प्यूट्स हो जाए। तो देश जो है वो तभी डेवलप हो पाएगा, या इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनल ट्रेड तभी अच्छे से रन हो पाएगा जब गवर्नमेंट और जो बॉडी है जिसे हम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं या अदर एसोसिएशंस जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन के साथ ही हम इंटरनल ट्रेड को और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। टू फॉर्मुलेट सच लॉज एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दो दीज हु वायलेट रूल्स एंड रेगुलेशन। वैसे लोग, चाहे वो कंज्यूमर हो या चाहे वो ट्रेडर्स हो, ऐसा नहीं केवल ट्रेडर्स पर ही एप्लीकेबल होगा, कंज्यूमर पे नहीं होगा। ये बोलता है वैसे लोग जो कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर आते हैं या ट्रेडर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर कोई भी रूल्स को ब्रेक करता है, कोई भी रूल को तोड़ता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन का ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए ताकि वो भी दोबारा फ्यूचर में ना करे। और जब ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट होगा तो और अदर्स जितने भी कंज्यूमर और ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर में इस चीज़ को करने के बारे में ना सोचें। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, क्या हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, या केवल हम बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट अगर रियलिटी को चेक करते हैं या ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं होगा। अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक, अब इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का होगा? रोड का अच्छा होना चाहिए, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, अदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बिज़नेस हम कर रहे हैं, ट्रेड हम कर रहे हैं और हमारे पास अच्छा रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, तो हम अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई नहीं कर पाएंगे। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट नीड टू टेक द गवर्नमेंट अप हेवी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ओके, गवर्नमेंट को फोकस करवाना या गवर्नमेंट के हेल्प के द्वारा ही, प्लस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट दोनों के साथ से ही, दोनों के एक होकर के ही हम किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कर पाते हैं या कर सकते हैं। ओके।